हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा सीरीज़ करेंगे हम लोग। ये जितने भी टॉपिक या क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यह 17वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा प्रयास है कि आपको ऑल टू ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर हमेशा शॉर्ट में ही देना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग कितने टॉपिक करेंगे? 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे, देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन कौन करेंगे हम लोग? भारत सरकार अधिनियम 1909। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण एवं इसकी महत्ता। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं। फोर्थ हम लोग करेंगे 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैबिनेट मिशन 1946। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर आपको 80 से 90 शब्दों में ही देना है और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे इसको। पहले भूमिका बता देंगे शॉर्ट में कि भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में कुछ सुधार लाने का प्रयास था। मतलब क्या है? देखिए, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार इसे भारतीयों को प्रशासन में थोड़ा सा भागीदारी देने के लिए लाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की वफादारी बनाए रखना, इसीलिए इसको लाने का काम किया गया। अब इतना लिखेंगे तो आपका यह भूमिका हो गया। अब इसके मुख्य बिंदुओं को आप दर्शाएंगे। देखिए लिखेंगे क्या? इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं और फिर बाद में आप इसको पॉइंट वाइज बताने का काम करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे आप। पहला पॉइंट देंगे कि पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, जिससे मुस्लिमों को अलग निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी गई। अब देखेंगे कि पहली बार पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का मतलब घोषणा किया गया और उनको अलग से मतलब सीटें अलॉट किया गया, मतलब दिया गया। यह जो प्रणाली आई एक तरह से मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक तरह से विवाद का जड़ इसने बो दिया। अब सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि भारतीयों को पहली बार विधानमंडल में स्थान दिया गया, लेकिन उनके अधिकार सीमित थे। अब देखिए इस अधिनियम के तहत क्या किया। इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में चुने जाने की अनुमति मिली, लेकिन देखेंगे उनका प्रभाव बहुत सीमित था। थर्ड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि गवर्नर और वायसराय के पास पूरी शक्ति बनी रही, जिससे भारतीयों का प्रभाव नगण्य रहा। देखिए इनको लाया तो गया थोड़ी बहुत मतलब वो अधिकार देके, लेकिन आप देखेंगे कि प्रभाव इनका कम क्यों रहा? क्योंकि भारतीय सदस्य अल्पसंख्यक थे। वे प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में डिसीजन नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के पास वीटो पावर थी, तो भारतीयों का प्रभाव लगभग नगण्य के समान था। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि इस अधिनियम से हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचा, क्योंकि अलग अलग निर्वाचन प्रणाली ने दोनों समुदायों में दूरियां बढ़ा दी। अब देखिए दोनों समुदायों के बीच जो मतलब एक प्रकार से एक दूरी शुरू हुई, वह विभाजन के रूप में जाकर एक तरह से सामने आई। तो एक प्रकार से यह अधिनियम देखिएगा तो भारतीयों के अंदर एक प्रकार से विवाद मतलब दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा करने का काम किया। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे। इतना आप लिखेंगे तो आपका बॉडी हो गया। फिर 2 लाइन में ही आपको निष्कर्ष दिखा देना है। अब देखिए निष्कर्ष 2 लाइन में आप कैसे लिखेंगे कि यह अधिनियम भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की एक शुरुआत थी, है ना, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है कि देखिए हालांकि आप देखेंगे कि जो भारतीयों को शामिल किया गया तो इसमें सीमित अधिकार थे, लेकिन यह पहला कदम था जिसने भारतीयों को शासन में भाग लेने का मौका दिया। और इस बात से यह समझ सकते हैं कि भविष्य में बड़े सुधारों का एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त किया इसने। भले ही इस समय नहीं दिखा, लेकिन बाद में दिखा। अब यह पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे
कि क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण एवं इसकी महत्ता। देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे, भूमिका क्या बताएंगे कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और भारतीयों के साथ अन्याय ने क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया। यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंसक विरोध का प्रतीक था। कहने का मतलब है कि यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह था। मतलब यह बंगाल विभाजन, अत्यधिक करों और दमनकारी नीतियों के कारण शुरू हुआ था। जब इतना बताएंगे, इसके बाद पैरा चेंज करके इसको पॉइंट वाइज उदय का कारण और इसकी महत्ता को दिखा देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इस आंदोलन के उदय के कारण एवं महत्ता को निम्न रूपों में देख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या बताएंगे, उदय का कारण 1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब देखिए बंगाल विभाजन क्या किया ना कि इसके जो बंगाल का विभाजन किया गया, इसके कारण आम लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रकार से रोष का भाव पैदा हुआ और एक प्रकार से लोगों में ना एकता का भाव उत्पन्न हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियां और दमनकारी कानूनों ने असंतोष का जन्म दिया। देखिए अंग्रेज एक प्रकार से भारतीयों को ना एक प्रकार से इस तरीके से भारतीयों से बिहेव करते थे जैसे कि बहुत ही अदर मतलब ये लोग प्राणी हो, मतलब इनको वो लोग मानव समझते ही नहीं थे अंग्रेज। और उनकी नीतियों के कारण एक प्रकार से आप देखेंगे भारत में असंतोष, लोगों के बीच असंतोष का भाव पनपा और वह असंतोष एक राष्ट्रीय चेतना का जन्म दिया और जिसके बदौलत आने वाले समय में देखिएगा कि अनेक स्वतंत्रता आंदोलन मतलब अनेक संघर्षों को जन्म दिया और जिसका परिणाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मतलब स्वतंत्रता के रूप में हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताएंगे आप, भारतीयों के साथ असमान व्यवहार और ब्रिटिश अधिकारियों का अत्याचार। आप देखेंगे कि आम भारतीयों को वो एक प्रकार से जानवर की तरह मतलब समझते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था और ब्रिटिश अधिकारी हमेशा अपने से नीचे जो भारतीय लोग होते थे या तो मतलब वो छोटे छोटे पोस्ट पर भी रहते थे, उनके साथ वे एक प्रकार से अत्याचार की व्यवहार करते थे, मतलब सही व्यवहार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण आम भारतीयों के प्रति बेहद नकारात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि विदेशों में क्रांति की लहर जैसे रूस की क्रांति से प्रेरणा। अब देखेंगे कि इन क्रांतिकारियों को फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से और रूस की क्रांति से प्रेरणा मिली और आप देखेंगे कि इन्होंने संघर्ष का एक नया तरीका अपनाया है ना। जब इतना बताएंगे तो ये सब कारण ना उनके उदय का इम्पॉर्टेंट मतलब रीजन बना। फिर आप इसको इतना बताने के बाद 2 लाइन में इसको महत्व बता देंगे। अब देखिए महत्व क्या बताएंगे कि इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और जोश दिया। कहने का मतलब है कि क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे काकोरी कांड हो गया, चापेकर बंधुओं का बलिदान हो गया, इन सारी घटनाओं ने मिलकर आम लोगों में एक प्रकार से साहस और ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने की इच्छा को मजबूत किया। यह इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं योगदान इसे मान सकते हैं आप। युवाओं में त्याग और बलिदान की मतलब भावना जागृत हुई। कहने का मतलब है कि युवा थे, उनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना मतलब अपने देश के प्रति हुई और उनके मन से एक प्रकार से डर नाम की जो चीज़ है ना वो निकल गया और अपनी राष्ट्र को मतलब आज़ाद करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उसके बाद उदय का कारण और महत्व बता देंगे तो फिर आप इसका निष्कर्ष बता देंगे और जब निष्कर्ष बता देंगे तो फिर कहने का मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे कि इन क्रांतिकारी आंदोलनों ने आम भारतीयों में एक नई चेतना का मतलब आंदोलनों ने आम भारतीयों में एक नई चेतना का भाव पैदा किया। अब देखिए कैसे क्रांतिकारियों ने बताया कि आज़ादी सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर भारतीयों को इसके लिए लड़ना होगा। इससे जनता में एक प्रकार से बड़े पैमाने पर जागरूकता हुई, उनके अंदर एक राष्ट्रवाद का चेतना जागृत हुआ और देखेंगे कि इससे स्वतंत्रता की भावना और ज़्यादा मजबूत हुई। जब इतना लिख देंगे तो आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे लिखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की उपलब्धियां एवं सीमाएं। अब देखिएगा इसको कैसे आप लिखेंगे, 2 लाइन में भूमिका, फिर उसके बाद उपलब्धियां और सीमाएं बताएंगे और निष्कर्ष बता देंगे। देखिए
19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक बुराइयां थी जिनके सुधार के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू किए गए। अब देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था? ये आंदोलन समाज में फैली बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया गया था। आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने इनमें देखिएगा बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया। अब फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि इसकी उपलब्धियां को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब पॉइंट वाइज आप बताएंगे कैसे। देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि सती प्रथा समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान है ना। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बताएंगे आप। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किए। अब इसमें देखिए क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तीसरा देखिए क्या बताएंगे आप पॉइंट में कि बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किए। कहने का मतलब है कि तिलक ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की, जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। देखिए, महिलाओं में शिक्षा को इसलिए बढ़ावा दिया गया कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो किसी भी समाज को या परिवार को या राष्ट्र को यदि आगे लाना है तो महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें एक प्रकार के बुद्धिजीवी बनाना पड़ेगा, तभी कोई राष्ट्र या समाज डेवलप कर सकता है। अब देखिए, इतना बताएंगे तो आपका उपलब्धियां इसका हो गया। अब फिर इसकी कुछ सीमाएं बता देंगे। देखिए कैसे कि इसकी हो गया, इस लिखिएगा। इस आंदोलन की उपलब्धियां के अलावा कुछ सीमाएं भी थी। अब 2-3 पॉइंट बताएंगे कैसे। अब देखिए, सुधार मुख्य रूप से शिक्षित और उच्च वर्ग तक सीमित है। ग्रामीण भारत में इनका प्रभाव कम था। देखिए, सुधार तो दिखा लेकिन इसका प्रभाव ना आम लोगों में ज़्यादा लेवल देखने को नहीं मिला। मतलब शिक्षित और जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं के बीच में ये सुधार देखने को मिलता है, जबकि इंडिया ग्रामीणों की आबादी थी। मतलब भारत एक गांवों का देश है, तो बड़े पैमाने पर गांवों तक सुधार जाना चाहिए था, लेकिन आम लोग इस सुधार से वंचित ही रहे, है ना। यह एक इसकी कमियां थी, मतलब सीमाएं थी। अब देखिएगा कि जातिवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सका और अभी भी समाज में मौजूद है। देखिए, इतना सुधार होते हुए भी उस समय भी जातिवाद पूरी तरीके से बनी थी और आज भी देखिएगा हमारे समाज में एक प्रकार से यह मतलब व्याप्त है। और अभी भी राजनीति में देख लीजिए तो ये पूरी तरीके से हमारे देश में आज भी हावी है और लोग बुद्धिजीविता पर नहीं, योग्यता पर नहीं, बल्कि जातिवाद पे अधिकतर लोग आज भी वोट करते हैं। मतलब यह बुराई आज भी व्याप्त है हमारे समाज में। अब देखिए निष्कर्ष क्या, यह उस समय भी सीमाएं थी और आज भी इसको हम एक तरह से कमियां के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद आप निष्कर्ष बता देंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बताएंगे कि इन आंदोलनों ने समाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए लेकिन पूरी तरह बदलाव लाने में असफल रहे। अब देखिए, हालांकि ये जो सुधार था समाज को बदला, लेकिन अभी भी जातिवाद, महिला शिक्षा और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत है। इतना बता देंगे तो आपका निष्कर्ष हो गया। मतलब यह एक बेस्ट आंसर हो गया शॉर्ट में। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान। देखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने 80 से 90 शब्दों में दिया है और आप भी इसको फॉलो करेंगे, इससे ज़्यादा आंसर आपको नहीं लिखना है। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे आप, भूमिका लिखेंगे कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस संग्राम में कई वीरों ने हिस्सा लिया, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को परेशान किया। अब देखिए 80 साल की उम्र में आप देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़े। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध जीते और स्वतंत्रता संग्राम नायकों में एक प्रकार से यह गिने गए। जब इतने बात लिख देंगे तो एक प्रकार से आपका छोटा भूमिका हो गया। फिर आप इनके योगदान को बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में बताएंगे। कैसे? इनके योगदान को निम्न रूपों में हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताएंगे
कि बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। अब देखिएगा जगदीशपुर कहाँ है, तो भोजपुर जिला में पड़ता है। जगदीशपुर के ही एक शासक थे। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे कि अपने बूढ़े शरीर और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ ये कई युद्ध लड़े। कहने का मतलब है कि 80 साल की उम्र में भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और एक प्रकार से बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीतने का भी काम किया। भले ही बाद में मतलब अपनी कुछ समस्याओं के कारण यह उतना सफल नहीं हो पाए जितना सफल होना चाहिए था, लेकिन इनकी जो मतलब मानसिक मजबूती जो थी वह आने वाले स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रकार से प्रेरणा का काम किया। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि घायल होने के बावजूद लड़ते रहे और आखिरी समय तक संघर्ष इन्होंने किया। अब देखेंगे कि उन्होंने आरा और जगदीशपुर में अंग्रेजों को हराया और 1857 के विद्रोह में अपनी क्रांतिकारी नेतृत्व से सबको बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इतना बता देंगे तो आपका मेन बॉडी हो गया। फिर निष्कर्ष आप बता देंगे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि वीर कुंवर सिंह की वीरता ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी और वे आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े और उनकी बहादुरी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। कहने का मतलब है कि उनके साहस ने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले को प्रेरित किया और उनकी वीरता एक प्रकार से मिसाल के तौर पे हमारे सामने हुआ और आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसी प्रेरणा प्रदान की जिसका परिणाम हमें भारत की आंदोलन स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ। इतना आप लिख देंगे तो आपका एक बेस्ट आंसर हो गया लगभग 80 से 90 शब्दों में। नेक्स्ट हम लोग 5वां क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। अब देखिए कैबिनेट मिशन, इसको कैसे लिखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 मतलब इस पर टिप्पणी करने के लिए आएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में ना टिप्पणी करने के लिए आएगा, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पहले भूमिका लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि अब भारतीयों को स्वतंत्रता देनी होगी। इस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। अब देखिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी देने और संविधान बनाने के लिए 3 मंत्रियों का एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो यह आपका भूमिका हो गया और फिर इसके मेन बॉडी, इसके मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं। इतना पैरा चेंज करके लिखना है और फिर आप इसका पॉइंट वाइज आंसर और फिर निष्कर्ष आप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए पॉइंट, इसके मुख्य बिंदुओं को कैसे दर्शाएंगे। इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था ताकि भारत के लिए संविधान बनाया जा सके। कहने का मतलब है कि कैबिनेट मिशन का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य था, जैसे भारत को स्वतंत्रता देना, भारत में संविधान सभा का गठन करवाना, हिंदू मुस्लिम विवाद सुलझाना। भारत को 3 समूहों में बांटने की योजना बनाई गई, हिंदू बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल प्रांत और रियासतें। अब देखेंगे कि इन 3 समूह में बांटकर वे समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे कि भारत को एक संघीय ढांचे में रखने की कोशिश की गई ताकि देश विभाजन से बच सके। कहेंगे कि कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत को एक संघ बनाया जाए, फेडरेशन, जिससे राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिले। लेकिन देखेंगे कि यह जो कार्य थी वह सफल नहीं हुई, मतलब कैबिनेट मिशन की जो योजना थी वह सक्सेस नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों के कारण यह मिशन पूरी तरीके से विफल रहा। अब कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन का जो मुख्य जो मतलब वो मुद्दा था उससे तो यह असफल हो ही गया। अब देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों को भी यह सुलझा नहीं पा रहा है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी मतभेद के कारण भी यह मिशन एक प्रकार से असफल हो गई। जब इतना आप लिखेंगे तो फिर इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे 2 लाइन में, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन भारत को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन विभाजन को रोकने में असफल रहा। कहने का मतलब है कि जिन्ना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पे अड़े रहे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बना रहा। अंततः आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया, है ना। आप कैबिनेट मिशन का यदि आप कहेंगे कि इसको योगदान क्या था, तो इसका एक योगदान था कि भारत में संविधान सभा के गठन की इसने योजना बनाया और संघीय संरचना का प्रस्ताव दिया था। भले ही यह भारत के विभाजन को रोकने में असफल रहा, लेकिन एक प्रकार से आने वाले मतलब जो क्या बोलते हैं देश की आज़ादी का एक प्रकार से रास्ता इसने जरूर तैयार किया। तो इतना आप लिख लेंगे तो आपका आंसर हो गया। दोस्तों हमने 5 क्वेश्चंस का आंसर बहुत शॉर्ट में और अच्छा से देखने का प्रयास किया। आप इसको देखिएगा और इसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आएगा ना, तो
तो वह आएगा तो कहेगा कि आप इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, मतलब ऐसे ही आपको मतलब वो दे देगा कि आप इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, और आपको लगभग 80 से 90 शब्दों में टिप्पणी करना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।